हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्शन आईएएस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किए गए 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 90 डेज प्लानर के तहत डे 1 के एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। डे 1 के तहत मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसमें भारत में यूरोपियों का आगमन एवं विस्तार, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा भारत में 1757 से 1856 के बीच हुए प्रमुख विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू शामिल होंगे। तो आइए डे 1 के एमसीक्यू का हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है, कौन सा मैच है, इसे बताना है। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। देखिए यह गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था बताइए आप लोग? 1767 से 1769 के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, बल्कि हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। फिर यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें हैदर अली को अंग्रेजों ने परास्त किया था पोर्टोनोवा में। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। टिप्पू सुल्तान युद्ध में विजयी हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, यह भी गलत है। चौथा है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टिप्पू अंग्रेजों के द्वारा पराजित किया गया और युद्ध के दौरान मारा गया, यह बिल्कुल सही है। अब देखेंगे कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह कब हुआ था? 1799 में, और इसमें टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। यानी कि टिप्पू सुल्तान पराजित हुआ और अंग्रेजों का वहां पर अधिकार हो गया। युद्ध के दौरान टिप्पू सुल्तान मारा गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? यानी कि इसका डी सही है, तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया? यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों होता है? ऑप्शन ए, कच्चे माल की आवश्यकता, बिल्कुल सही ही। कृषि में निवेश कम लाभ होने वाला सिद्ध होना, यह भी सही है। पुनर्जागरण का अभ्युदय, यह भी सही है। उपर्युक्त में एक से अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि तीनों कारण जो हैं वह इस बात का सबूत हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन किस कारण से हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। पहला, पुर्तगालियों के कालीकट पहुंचने के समय वहां का शासक जमूरिन था, बिल्कुल सही है। बी, 1510 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार किया, यह गलत है। क्योंकि 1510 में पुर्तगालियों के द्वारा द्वीप पर नहीं बल्कि गोवा पर अधिकार किया गया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, यह भी गलत है। क्योंकि भारत में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ना कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वह 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बना, और अल्मीडा जो है 1505 से 1509 तक रहा था। ठीक है, तो ये दोनों गलत हैं, तो स्वाभाविक है 3 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसीलिए लाइन बाय लाइन यहाँ पर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डचों के पतन के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। यानी कि डचों का पतन क्यों हुआ उस पर विचार करना है। कौन से कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं बताना है। पहला, निजी व्यापार में अधिक सक्रियता, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कि डच कंपनी के अधिकारी जो थे उनका वेतन बहुत कम था, और वेतन कम होने के कारण वे निजी व्यापार में ज्यादा सक्रियता दिखाते थे। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, संसाधनों का अभाव, यह भी सही है। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फ्रांसीसियों के भारत आगमन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन सा कथन गलत है, इसे बताना है। पहला, फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः राज्याधीन कंपनी थी, बिल्कुल सही है। क्योंककि फ्रांसीसी कंपनी जो थी उस पर पूरी तरीके से राज्य का अंकुश था। ठीक है, उसकी स्थापना जो है फ्रांस के एक मंत्री कोलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में की गई थी, और फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा,
1667 में फ्रांसिस काल्वर्ट की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया। यह गलत है। कैसे? क्योंकि 1667 में फ्रांसिस अभियान दल भारत तो जरूर आया, लेकिन कोलबर्ट की अध्यक्षता में नहीं, बल्कि कैरोन की अध्यक्षता में, फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में यहाँ पर अभियान दल भारत आया था। तो बी गलत है। तीसरा, इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। यह सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो बी गलत है, यानी कि 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है? देखिए, यह बहुत आसान प्रश्न है, यह आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो क्रम रहा है वह सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेंस और फ्रांसीसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। बिल्कुल सही है। मीर जाफर एवं दुर्लभ राय नवाब के सेनानायक थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि बंगाल के जो नवाब थे उनकी तरफ से जो 2 प्रमुख सेनानायक युद्ध कर रहे थे उनमें मीर जाफर और दुर्लभ राय शामिल थे। युद्ध के पश्चात मीर जाफर बंगाल का नवाब बनना, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि युद्ध के दौरान जो मीर जाफर था वह बंगाल के साइड से हटकर अंग्रेजों से जा मिला था, और यही कारण है कि युद्ध के पश्चात मीर जाफर को अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो यह तीनों सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं गलत है, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ था? यानी कि जब मीर जाफर प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों को क्या क्या बेनिफिट हुए? पहला, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को प्रदान की गई। यह बिल्कुल सही है। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी दे दी गई। यह भी सही है। और अंग्रेजों को निजी व्यापार में कर से छूट प्रदान कर दिया गया। यह भी सही है। तो कौन से लाभ प्राप्त हुए? तो सारे लाभ प्राप्त हुए, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला यहां पर मैच के लिए प्रश्न दिया गया है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पहला, सगौली की संधि। जो सगौली की संधि है वह आंग्ल और नेपाल के बीच कब हुआ था? 1816 में। तो ए का हो जाएगा 3। अगला है यांडबू की संधि। यांडबू की संधि जो है वह बर्मा के साथ, यानी कि बी का हो जाएगा आपका 4। लहासा की संधि तिब्बत के साथ, सी का हो जाएगा 1। और गंडमक की संधि आंग्ल अफगान, यानी कि डी का हो जाएगा 2। यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 10 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन से कथन सत्य है इसे बताना है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार करने का चार्टर प्राप्त किया था। यह बिल्कुल सही है। दूसरा, ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित यह एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश व्यापार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, कैप्टन हॉकिंस 1608 में कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गए। देखिए, यह कथन गलत है। कैसे गलत है? कि 1608 में कलकत्ता में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने वे नहीं गए थे, बल्कि सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति लेने कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गए। ठीक है। अगला है, टॉमस रो ने सूरत में पहली व्यापारी कोठी स्थापित की। यह सही है। तो कौन सा सही है? तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही है, यानी कि 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन को बताना है। पहला, कासिम बाजार भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बिंदु था। यह गलत है, क्योंकि भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बिंदु कासिम बाजार नहीं बल्कि पांडिचेरी था। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई। यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, यानी कि इसका 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए 13 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको कालक्रमानु
यहाँ पर दिया गया है, 4 घटनाएं दी गई है और कौन से घटनाएं किस क्रम में घटित हुई है यहाँ पर सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। सूरत में कारखाने की स्थापना, तो अस्थायी रूप से अगर सूरत में कारखाने की स्थापना देखा जाए तो 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से कारखाने की स्थापना हुई थी। ठीक है, विलियम हॉकिंस का आगमन, विलियम जो हॉकिंस का आगमन होता है वह 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस का आगमन होता है और टॉमस रो का आगमन 1615 में सर टॉमस रो का आगमन होता है। तो इसे कालानुक्रमिक रूप से यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? 1, इसके बाद क्या हुआ? 3, इसके बाद क्या हुआ? 2 और इसके बाद क्या हुआ? 4। तो 1 3 2 4। देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है, ये यहाँ पर 1 3 2 4 होगा, आप लोग इसे देख लेंगे। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा 1 3 2 और 4। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन मैच नहीं है, इसे बताना है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि बिल्कुल सही है। कब हुआ सहायक संधि? 1799। आंग्ल नेपाल युद्ध सर जॉन शोर, यह गलत है क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध जो है वह लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, तो सी इसका गलत हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि सी सुमेलित नहीं है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर मैच नहीं है। पहला, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, यह गलत है क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जो जनक और शुरुआत जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन के द्वारा माना जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए आंसर मिल गया है। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली मैच है। राज्य अपहरण नीति यानी कि हड़प की नीति डलहौजी, यह भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है लॉर्ड एल्गिन के बाद 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आया। भारत में उसका कार्यकाल काफी उथल पुथल रहा है। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल का विभाजन था। दूसरी ओर उसने अनेक सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्य भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था, यानी कि कौन सा कार्य जो है वह कर्जन के द्वारा निम्नलिखित में से नहीं किया गया था। ठीक है, सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना, यह सही है। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, यह भी सही है। कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना, यह गलत है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, यह भी सही है। तो कौन सा कार्य कर्जन के द्वारा नहीं किया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे प्रवर्तन किया गया था। ठीक है, और इसे प्रवर्तन का मतलब होता है इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया लॉर्ड लिटन ने और इसे समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे, लाया लॉर्ड लिटन ने 1878 में, लेकिन समाप्त किया लॉर्ड रिपन ने 1882 में। अगला है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन बताना है। पहला, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। अभी हमने ऊपर बताया कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दूसरा, रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया, बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा है और 1881 यानी कि इसी के बीच की घटना है, तो दूसरा भी सही है। तो कौन से कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी कि इसका विकल्प सी होना चाहिए, ऑप्शन दिया सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे आइए, कौन यह समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए सर्वाधिक खतरा रूसी अभिकल्पना यानी कि रूसी डिजाइन थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड ऑकलैंड, क्योंकि लॉर्ड ऑकलैंड जो है वह 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अखिल भारतीय जनगणना
कौन सा कथन सही है जनगणना के संबंध में उसे बताना है। पहला, 1872 में पहली बार जनगणना हुई, बिल्कुल सही है। और पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। अगला है 1881 से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई, यह भी सही है। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई और इसके बाद आप देखेंगे कि प्रति 10 वर्ष पर जनगणना होने लगा। 1881 के बाद फिर 1891, 1901, 1911, फिर 1921 और अभी तक आप देखेंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराने की परंपरा चली आ रही है। अगला है पंचवर्षीय अभियान के अभ्यास के रूप में हमेशा की जाती है जनगणना, यह गलत है। अभी हमने बताया जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, ठीक है। तो इसका 3 सही नहीं है, तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। लॉर्ड विलिंगटन ने 1933 ईस्वी में अपने पत्र में कहा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई खूबसूरत होती, ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि भारतीय मैदान में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थी, ठीक है। अगला लॉर्ड कर्जन का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड विलिंगटन ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान के बाद सबना वाग्य आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया। चलिए, ये जो यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। अब बताइए कि किसकी चर्चा, किस गवर्नर जनरल की चर्चा इस स्टेटमेंट के माध्यम से की गई है, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जब इस्तीफा देकर वापस जाता है तो उस पर बर्क के द्वारा महाभियोग चलाया गया। वह जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वह अगला सवाल है, वह भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले महत्वपूर्ण वायसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी गई, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ये सारे घटनाएं किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ। तो आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है, जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन आया 1942, तो आपको डायरेक्ट आंख बंद करके लॉर्ड लिनलिथगो लगा देना है, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो जो है वह 1936 से 1944 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था, ठीक है। तो 23 का ए हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो के दौरान ये सारे घटनाएं घटित हुई है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इसको कालानुक्रमिक रूप में आपको बताना है। आप बताइए व्यापकता का सिद्धांत कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक क्रम में, एक सीरियल वे में इसके आंसर को आपको बताना है। तो सबसे पहले जो इसमें हुआ था वह व्यापकता का सिद्धांत हुआ, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आया। उसके बाद आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहता है, ठीक है। भारत में पहली रेलवे लाइन कब? 1853। अवध का विलय कब? 1856। और वुड्स डिस्पैच 1854, ठीक है। तो अब इसको एक क्रम के रूप में बताना है। तो सबसे पहले 1 नंबर, इसके बाद 3 नंबर, इसके बाद 4 नंबर, इसके बाद 2 नंबर, 1 3 4 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला है 25 नंबर सवाल। यस, यहाँ पे दिए गए हैं, गवर्नर जनरलों के द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कितने युग्म सही है आपको बताना है कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट, कितने युग्म सही है, ठीक है। पहला, विलियम बेंटिक सती प्रथा का निरोध, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय रेलवे का जनक एलन बरो, गलत है। भारतीय रेलवे बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी, यह बिल्कुल सही है। और बेलेजली ठगों का दमन, यह गलत है क्योंकि ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, न कि बेलेजली के द्वारा। तो कितने सही हैं? तो 1 और 3 सही हैं, यानी कि केवल 2 युग्म सही हैं। 2 युग्म यानी कि 2 जोड़े सही हैं, 1 और 3 नंबर। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला आइए 26 नंबर।
विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि विलियम बेंटिक के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे। पहला, उन्होंने RM बर्ड के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों का शुभारंभ किया। तो इसकी जो शुभारंभ की यह जो है वह सही है। ठीक है, पहला यहाँ पर सही है। दूसरा, उच्च और निचली अदालतों में फारसी का स्थान स्थानीय भाषाओं ने ले लिया, यह कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय भाषाओं ने नहीं बल्कि अंग्रेजी ने लिया था। उसने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया, यह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल 2 गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 2 गलत हैं। अगला है, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास किस प्रकार से हुआ है। पहला, जिला दीवानी अदालतें वारन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाई गई और कलेक्टर के अधीन रखी गई थी, बिल्कुल सही है। कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय निवासियों का स्थानीय न्यायिक प्राधिकरण के अधीन रखा, यह भी सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय कानूनों के संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की, यह भी सही है। तो कौन सा सही है? यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 28 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कितने युग्म सही सुमेलित है, इसे आपको बताना है। लॉर्ड मेटकाफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने वाला नया प्रेस कानून। लॉर्ड वेलेस्ली, साम्राज्य निर्माण के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग, बिल्कुल सही है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लाया गया, कब? 1799 में। रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में दोहरी शासन की शुरुआत। लॉर्ड हेस्टिंग्स, एशियाटिक सोसाइटी। तो उपर्युक्त दिए गए जोड़ों में से कितने युग्म गलत हैं? यहाँ पर गलत युग्म बताया गया है, तो इसका गलत युग्म जो है केवल 1 गलत है। ठीक है, तो 1 युग्म गलत है, यानी कि 4 में से केवल 1 युग्म यहाँ पर गलत है। अगला कौन कौन सही है देख लीजिए। दूसरा नंबर सही है, पहला नंबर सही है, और यहाँ पे देखिएगा तो यह भी सही है। तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ओबलिसेस सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं? निम्नलिखित दिए गए कूट का सही उत्तर यहाँ पर बताना है। यानी कि सन्यासी और फकीर विद्रोह की विशेषता कौन सा है, इसे आपको बताना है। ठीक है, पहला, ये विद्रोह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का एक कारण तीर्थयात्रियों के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना है, यह भी सही है। 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारन हेस्टिंग्स ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया था, यह भी सही है। यह असहयोग आंदोलन के समकालीन हुआ, यह पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, कब हुआ था सन्यासी विद्रोह? 1763 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था और लगभग 1800 ईस्वी तक चला। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1921-22 में असहयोग आंदोलन हुआ। तो चौथा नंबर गलत है। तो कौन कौन सही है? 1, 2 और 3 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए 30 नंबर, लूट, उद्योग धंधे व खेती की बर्बादी तथा तीर्थ यात्रा कर पर करारोपण ने संत सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, फिर भी विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण योगदान नहीं था? ऑप्शन ए, इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की परंपरा की नींव रखी, बिल्कुल सही है। क्योंकि सन्यासी विद्रोह 1763 में प्रारंभ हुआ और उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध इसने लड़ाई लड़ी, तो इसके कारण साम्राज्यवाद विरोधी जो संघर्ष था उसकी नींव पड़ी। इसने भारत की जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार किया, बिल्कुल सही। इसने बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के विरुद्ध लिखने हेतु प्रेरित किया, यह भी सही है। कौन से अगला है, इसने अंग्रेजी हुकूमत को आम जनता के करीब लाया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी और डी को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो यह मैच नहीं करता। ठीक है, तो इसका कौन सा योगदान नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, योगदान नहीं था। तो 30 का करेक्ट आंसर डी। 31 नंबर सवाल है, मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया है? मुंडा विद्रोह के निम्नलिखित कारण में से कौन से कारण मुंडा विद्रोह के नहीं थे? पहला,
खुंटी काठी व्यवस्था की समाप्ति बिल्कुल सही है, यह मुंडा विद्रोह का कारण था। साहूकारों द्वारा मुंडाओं का शोषण, यह भी था। धर्मांतरण, यह भी सही था, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि ईसाई जो संस्थाएं थी, पादरी लोग जो थे, वे जनजातीय क्षेत्रों को ज़्यादा टारगेट कर रहे थे धर्मांतरण के लिए। तो ये तीनों जो है वह इसके सही हैं। अदालतों का सहयोगी रवैया गलत है, क्योंकि अगर अदालतों का सहयोगी रवैया होता ही तो विद्रोह लोगों को क्यों करना पड़ता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का डी। अगला, ब्रिटिश शासन के द्वारा जनजातीय जीवन शैली व सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। मुंडा विद्रोह की उपलब्धियों पर विचार करें और कूट से सही उत्तर को चुनें। आपको कूट देखकर बताना है कि मुंडा विद्रोह की उपलब्धियों में कौन कौन से जो हैं वह महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। पहला, इस विद्रोह के कारण खुंटकट्टी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। बिल्कुल सही है, क्योंकि खुंटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करना इस विद्रोह का महत्वपूर्ण रीजन था। दूसरा, संथाल परगना एक नए जिले का निर्माण हुआ। गलत है, क्यों? क्योंकि संथाल परगना नए जिले का निर्माण संथाल विद्रोह के बाद हुआ है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, विद्रोह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सही है, और इस विद्रोह के फलस्वरूप जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लागू किया, यह भी सही है। तो मुंडा विद्रोह की उपलब्धि पर विचार करना है तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर गलत होगा, तो 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 32 नंबर, प्रमुख जनजातीय विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ताओं का कौन सा जोड़ा जो है वह बेमेल है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है। पहला, कोल विद्रोह बुद्धो भगत, बिल्कुल सही है। अगला, फराजी विद्रोह करमशाह, यह गलत है। फराजी विद्रोह जो है वह हाजी शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रेरित है। सावंतवादी विद्रोह फुंड सावंत सही है, और घुंडबाजी बाघ का विद्रोह घुंडजी बाघ, यह भी सही है। तो कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला, 1855-56 में संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संथाल विद्रोह के बारे में आपको विचार करना है। पहला, संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया, यह गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर नरमी से व्यवहार करते तो फिर विद्रोह की आवश्यकता क्यों पड़ती। संथालों के आवासीय क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना के नाम से जानी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। और संथाल विद्रोह 19वीं शताब्दी के मध्य के भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह था, यह गलत है। ठीक है, उस समय कई सारे अन्य विद्रोह भी जनजातीय विद्रोह होते रहे हैं। तो कौन से कथन सही है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। सही कथन कौन है, इसे बताना है। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ, बिल्कुल सही है। यह एक साम्राज्यवाद विरोधी विद्रोह था, यह भी सही है। और इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे, यह भी सही है, यानी कि तीनों सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी जो विकल्प हैं वो यहाँ पर सही दिए हुए हैं। संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें। कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन सही है, इसे आपको बताना है। पहला, संथाल विद्रोह 1855 से 58 के बीच में हुआ, सही है। संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों के क्षेत्र में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करना था, यह भी सही है। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों और साम्राज्यवाद के विरोध किया गया, यह भी सही है। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से जाना जाता था, यह भी सही है। और संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों की भूमि का गैर आदिवासियों का हस्तांतरण था, यह भी सही है। ठीक है, तो कौन से कथन सत्य है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है संथाल विद्रोह के कारण से संबंधित, तो इसका करेक्ट आंसर डी, यानी कि सभी स्टेटमेंट जो है वह सही होते हैं। अगला है, संथाल विद्रोह के बारे में, संथाल विद्रोह की उपलब्धियों के बारे में बताना है। कौन सा कथन सत्य है, उपलब्धि बताना है। पहला, इस विद्रोह ने आदिवासियों को जागरूक करने का कार्य किया है, यह बिल्कुल सही है कि इस विद्रोह ने जनजातियों को जागरूक करने का, उसमें जनजातियों में एक जनसंचार उत्पन्न किया था। संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाए गए, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया, यह भी सही है। और चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक नया पुलिस कानून बनाया गया, यह गलत है, क्योंकि उस समय एक नया पुलिस कानून चार्ल्स वुड के नेतृत्व में नहीं बल्कि जॉर्ज यूल के नेतृत्व में बनाया गया था। तो 1, 2 और 3 सही है, और चौथा गलत है। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, इसे यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, 1 और 2 को यहाँ पर सुमेलित करना है, आप इसे सुमेलित करिए।
एक तरफ है भील विद्रोह, खासी विद्रोह, चेर विद्रोह, नागा विद्रोह। ठीक है, तो भील विद्रोह का आंसर हो जाएगा सेवरम, खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, चेर विद्रोह भूषण सिंह, नागा विद्रोह रानी गौंडिन्यलू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि 3 4 1 2। ठीक है, यहाँ पर मैच करके बताया गया है। भील विद्रोह सेवरम, खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, चेरो भूषण सिंह, नागा विद्रोह रानी गौंडिन्यलू। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला फिर से यहाँ पर मैच करना है। खोंड विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पागलपंथी और कुका। तो खोंड विद्रोह का हो जाएगा चक्र बेसोई, रामोसी विद्रोह चितर सिंह, पागलपंथी टिप्पू और कुका विद्रोह भगत जवाहर मल। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है। सत्य कथन को चुनना है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, पहला, खासी विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह ने किया था, यह भी सही है। और फराइजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था, यह भी सही है। ठीक है, तो कौन से कथन सत्य है, यानी कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं 1 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी। 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बघेरा विद्रोह ओखा मंडल के बघेरों द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के विरुद्ध किया गया था, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा नंबर, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, अभी हमने ऊपर देखा 1 सही है और यहाँ पर 2 सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। रामोसी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। पहला, रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक लड़ाकू जाति थी, गलत है। रामोसी जाति जो है पश्चिमी घाट में रहने वाली लड़ाकू जाति नहीं बल्कि एक आदिम जनजाति थी, तो पहला गलत। दूसरा, इन लोगों ने अपने सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में 1822 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, बिल्कुल सही। विद्रोह के दौरान इन लोगों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट को अंजाम दिया था, यह भी सही है। तो कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है, तो इसका करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा बी। अगला सवाल है, गडकरी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, कौन सा कथन गलत है। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे, यह भी सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व सावंत गडकरी ने किया, यह गलत है। अब देखेंगे कि इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वह दादी कृष्ण पंडित के द्वारा किया जाता है। अगला है, गडकरियों ने समनगढ़ एवं भूदरगढ़ के किलों को जीत लिया था, यह भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है, तो सी गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व दादी कृष्ण पंडित ने किया था। बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया था। गडकरी विद्रोह बेसिकली 1844 ईस्वी में हुआ था। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले आइए, इनमें से कौन सा असत्य कथन की पहचान करें, कौन सा कथन गलत है इसे बताना है। पहला, बघेरा विद्रोह पश्चिमी भारत में हुआ, बिल्कुल सही। पश्चिम घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया, सही है। गडकरी विद्रोह का नेता घुंडजी बाग था, बिल्कुल सही है। सामंतवादी विद्रोह का नेता घुंडजी बाग था, गलत है, क्योंकि दोनों लीडर देखिए एक ही दिया हुआ और विद्रोह अलग अलग है। ठीक है, सामंतवादी विद्रोह का जो नेता है वह मराठा सरदार फोंड सावंत माना जाता है। ठीक है, मराठा सरदार फोंड सावंत। तो गलत कथन की पहचान करें तो इसका डी गलत है, यानी कि 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 45, किट्टूर विद्रोह के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है। पहला, वर्तमान कर्नाटक राज्य के अंतर्गत किट्टूर नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, बिल्कुल सही है। किट्टूर रियासत की शासक रानी चेन्नम्पा थी, यह भी सही है। चेन्नम्पा के पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद राज्य की हड़प नीति के तहत किट्टूर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, यह भी सही है। और किट्टूर को हड़पने के कारण वहां की रानी चेन्नम्पा ने 1824 में विद्रोह कर दिया, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, चारों स्टेटमेंट सत्य है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। किट्टूर विद्रोह के संबंध में सभी कथन सत्य हैं। अपने पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्पा ने
शिवलिंगप्पा को गोद लिया था। रानी ने किट्टूर को हड़प नीति के अंतर्गत राज्य को नहीं हड़पने के लिए बंबई प्रेसिडेंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्फिंस्टन को पत्र भेजा था और उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और यही कारण है कि अस्वीकार करने के कारण रानी चेन्नम्मा ने वहां पर विद्रोह कर दिया था और 1824 ईस्वी में अंग्रेज की सेना और रानी चेन्नम्मा के बीच में विद्रोह हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेज विजयी हुए। ठीक है, अगला आइए बेलूथम्पी विद्रोह। दीवान बेलूथम्पी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन से कथन सत्य है, इसे आपको बताना है। पहला, बेलूथम्पी त्रावणकोर रियासत के दीवान थे, बिल्कुल सही है। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायक संधि विवाद को लेकर विद्रोह कर दिया था, यह भी सही है। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के एक बहुत बड़ी सैनिक टुकड़ी का सहयोग लेना पड़ा, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 और तीनों सत्य है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। 1805 में त्रावणकोर के दीवान बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और इस विद्रोह का जो मेन रीजन था वह सहायक संधि था। 1857 के पूर्व विद्रोह में त्रावणकोर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसे राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे स्टेटमेंट को आप लोग, ऐसे फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। अगला थोड़ा आसान प्रश्न, पॉलीगरों का विद्रोह वर्तमान भारत के किस राज्य में हुआ था, बताइए। तो पॉलीगर का विद्रोह वर्तमान भारत के तमिलनाडु में हुआ था। पॉलीगर का विद्रोह वर्तमान तमिलनाडु राज्य में हुआ था। यह युद्ध भारत के पूर्व तिरुनेलवेली साम्राज्य के पॉलीगर्स एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों के बीच यानी फोर्सेस के बीच 1799 से 1801 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व वीर बी पट्टावामन ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के विद्रोह में विरुद्ध में हुआ था। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर है, 1844 ईस्वी में सूरत में नमक आंदोलन होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है, यानी कि 1844 में सूरत में नमक आंदोलन क्यों हुआ। तो नमक आंदोलन 1844 में सूरत में हुआ, उसका एकमात्र कारण नमक कर में वृद्धि था। 1844 में अंग्रेजों के द्वारा नमक कर को 50 पैसे यानी कि 50 पैसे प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति मन कर दिया था, जिसके कारण सूरत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो सूरत में नमक आंदोलन 1844 ईस्वी में नमक कर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुआ था। अगला है, पाइका विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, पाइका उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह में पाइकों का नेतृत्व जगबंधु ने किया, यह भी सही है। पाइक अपनी सैन्य सेवाओं के बदले नकद प्राप्त करते थे, यह गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो पाइका जो सेना जो थे वे अपनी सैन्य सेवाओं के लिए नकद प्राप्त नहीं करते थे, बल्कि लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे और वंशानुगत आधार पर इस कार्य को संचालित करते थे। तो यह गलत है कि पाइक अपनी सैन्य सेवाओं के बदले नकद वेतन प्राप्त करते थे, बल्कि वे सैन्य सेवाओं के बदले लगान मुक्त जमीन को प्राप्त करते थे। तो कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर, रंपा विद्रोह के संबंध में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें, यानी कि रंपा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट, ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए सीताराम राजू ने मान्याम क्षेत्र का व्यापक दौरा किया था, यह गलत है। दूसरा, उन्होंने क्षेत्र के, यहाँ पे करिए, ये सवाल थोड़ा सा गलत दिया गया है, यहाँ पे असत्य को आप लोग सत्य कर लीजिए। ठीक है, रंपा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब असत्य को काटकर करिए, रंपा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए सीताराम राजू ने मान्याम क्षेत्र का व्यापक दौरा किया, सही है। उन्होंने क्षेत्र के आदिवासियों को दमनकारी मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ लड़ने को तैयार किया, यह भी सही है। सीताराम राजू को विद्रोह के दौरान एहसास हुआ कि भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है। यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही है, यानी कि 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर सवाल गलत दिया हुआ था, ऊपर असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, अगला, खोंड विद्रोह के बारे में कौन से कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला, खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण मानव बलि को प्रतिबंधित करना था, बिल्कुल सही है। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिसोई ने किया था, यह भी सही है। दोनों सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। खोंड मध्य भारत की एक जनजाति है। इसे मानव बलि को अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित करने के कारण तथा नए कर लगाने के कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1837 से 1856 के बीच में इससे विद्रोह किया। इसके नेता चक्र बिसोई थे। तो 51 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? रानी गाइडोनल्यू के नेतृत्व में। अगला और आज का लास्ट सवाल है, भारत के जनजातीय विद्रोहों एवं संबंधित प्रमुख क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, पाइक विद्रोह उड़ीसा बिल्कुल सही है, कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश यह भी सही है, बेलुथम्पी का विद्रोह मैसूर सही है, पॉलीगर का विद्रोह महाराष्ट्र जो गलत है, पॉलीगर का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। कुछ अन्य विद्रोह को देख लीजिए, बघेरा विद्रोह गुजरात में, रामोसी पश्चिमी घाट में, किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में और फराइजी विद्रोह बंगाल में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का डी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने परफेक्शन आईएएस के द्वारा 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किए गए 90 डेज प्लानर सीरीज के तहत डे 1 के एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया है। इसके तहत एक्चुअली 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी को सहूलियत प्रदान करने के लिए, आसान बनाने के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा पर डे के अकॉर्डिंग पूरी सिलेबस को विभिन्न सेक्शन में डिवाइड करके एमसीक्यू उपलब्ध किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट उतना टारगेट करके अपने अध्ययन को कर सके। तो उसके तहत हमने डे 1 का सीरीज डिस्कस किया है। शीघ्र ही डे 2 का भी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी के समझ उपस्थित होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें। वहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित आपको गाइडलाइन और मटेरियल निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी अधिक हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।